स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से दिखा के आगे सामने होते हैं चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे। दोस्तों एक बार फिर से ईवीएम के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने 15 दिनों के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के दिए हैं संकेत। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से ईवीएम जांच के जो आदेश दिए गए थे उस पर जब ईवीएम की जांच हुई तब आखिर क्या कुछ हुआ दोस्तों, और ईवीएम को लेकर क्यों असंतुष्ट है कांग्रेस पार्टी के नेता और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, क्या बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर अमित शाह के सामने प्रियंका गांधी ने जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए क्यों कहा कि चाणक्य अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते, और अमित शाह की कुटिल राजनीति पर जोरदार तरीके का निशाना साधते हुए नजर आई। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे अमित शाह को तड़ीपार बोलते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया दोस्तों जिसे लेकर निशिकांत दुबे 2 मिनट में चुप होकर बैठ गए। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हवाबाजी नहीं बल्कि ईवीएम के पुर्जे पुर्जे की जांच सही से कराई जानी चाहिए और चुनाव आयोग को अगर ईवीएम पर इतना ही भरोसा है तो दुनिया भर के देशों को ओपन चैलेंज देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर एक सीट पर वोट डाले गए थे। दोस्तों चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के जो नतीजे सामने आते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और उम्मीदवार नसीम खान को हार का सामना करना पड़ता है। चांदीवली से शिवसेना यूबीटी के नेता दिलीप भाऊ साहेब यहां से चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जांच कराने की मांग करते हैं। दोस्तों यानी डायग्नोस्टिक जांच की मांग करते हैं। इसके बाद आदेश देते हुए कहा जाता है कि 16 तारीख को जांच कराया जाएगा और पहली बार इतिहास में होता है जब ईवीएम की जांच के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए। दोस्तों लेकिन बीते दिन हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसे लेकर जोरदार तरीके से नाराज हो गए। दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि केवल 20 ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट पेपर और वीवीपैट की जांच की गई और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियरों के द्वारा डायग्नोस्टिक चेक और बंट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का वेरिफिकेशन किया गया। उम्मीदवार और प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले और चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए एसओपी के तहत किया गया, यह दावा किया गया। दोस्तों लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खान इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो अपनी नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो निर्देश दिया था उसके मुताबिक यूनिट की जांच होनी चाहिए और अभी जो किया गया है वो केवल ईवीएम के अंदर वायर लगाकर मशीन को रेडी दिखाया गया है, यानी मशीन चल रहा है ये दिखाया गया है और इसी को पर्याप्त मान लिया गया, इसी को जांच बताया जा रहा है। नसीम खान ने आगे कहा कि बीईएल के यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रतिनिधि हैं वो जांच के नाम पर जो कुछ भी कर रहे थे उससे पूरी तरीके सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर यानी ईवीएम जांच को लेकर जो तरीका अपनाया गया और जो प्रोसेस होना चाहिए था उस आधार पर काम नहीं किया गया, तो इसे लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है यानी असंतुष्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लेता हूं, 2 हफ्ते के बाद मैं आगे की रणनीति तय करूंगा, यानी 2 हफ्ते के बाद कोर्ट का दरवाजा वापस से खटखटाते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों, या फिर जांच पड़ताल कराने को लेकर कुछ और बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि ईवीएम जांच की पहली बार आदेश जारी किया गया और उसके बाद यह जांच करवाया गया, तो जांच अब कैसे होने चाहिए इस मामले को लेकर भी याचिका दाखिल होनी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों महाराष्ट्र के सीईओ ने कहा कि जांच हाईकोर्ट के आदेश और ईसीआई के प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। यह पहला ऐसा मामला है जब कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीदवार की मौजूदगी में पोस्ट इलेक्शन डायग्नोसिस चल रहा है, लेकिन केवल 5% ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर की जांच की गई, जहां जांच करने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में ले जाना चाहिए कांग्रेस के नेता को और सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच पड़ताल सही से करे, इस तरीके से केवल खाना पूर्ति के लिए जांच पड़ताल की निंदा की जानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बीते दिन संसद भवन के अंदर लाए गए महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मामले को लेकर बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी बातें रखी है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने इस दौरान अमित शाह और बीजेपी पर जोरदार तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर जो केंद्र सरकार डिलिमिटेशन कराना चाहती है, परिसीमन कराना चाहती है और विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं अमित शाह और मोदी और सारे बीजेपी के लोग, तो प्रियंका गांधी इस पर कहती है कि अगर आज चाणक्य जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते, क्योंकि जिस तरीके से चालाकियां की जा रही है, कुटिलता दिखाई जा रही है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। दोस्तों प्रियंका गांधी अमित शाह की ओर देखते हुए ये बयान देते हुए अमित शाह पर तंज कस रही थी दोस्तों, जिसके बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए मामले को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने कुछ शब्दों से ही बता दिया कि अमित शाह देश के अंदर किस तरीके की राजनीति करते हैं, राजनीतिक कुटिलता दिखाते हैं। कुटिलता के कारण ही अमित शाह और बीजेपी के लोग दिन रात केवल यही सोचते हैं कि कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए, और इसीलिए परिसीमन का नियम लेकर आई है भाजपा और प्रियंका गांधी की ओर से जोरदार निशाना भी साधा गया। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर निशिकांत
दुबे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और शिवसेना यूबीटी के नेताओं से भिड़ जाते हैं। दोस्तों आदित्य ठाकरे को लेकर दावा करते हैं दिशा सालियान के मौत से जुड़े मामले को लेकर और आदित्य ठाकरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाती है दोस्तों, जिसका जवाब देते हुए निशिकांत दुबे को शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत बोलते हैं कि मैं तड़ीपार का नाम लूं क्या, मुंह मत खुलवाओ, मेरा पूरा कर दूंगा वरना। यानी दोस्तों पूरी तरीके से मोदी और शाह और तमाम मामले को लेकर बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को हड़काते हुए नजर आए अरविंद सावंत और उनका भी वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया गया। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कर दी एक बड़ी कार्रवाई। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की राहुल गांधी के कहने के बाद हरियाणा के अंदर से एक बड़ा मैसेज भेजा गया है देश भर के कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलबैया करते हुए घूमते हैं, उन लोगों के लिए कि कांग्रेस पार्टी अब विचारधारा को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े दिनों के बाद इस तरीके की इस बड़े लेवल की कार्रवाई की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की राजनीति को हिला देने वाली खबर के साथ में एक बड़ी अपडेट दी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपने हरियाणा के 5 गद्दारी करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इन सब की प्राथमिक दस्ता कांग्रेस पार्टी से छीन ली गई है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के अब ये विधायक नहीं होंगे। हरियाणा कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के मामले को लेकर अनुशासन कमेटी द्वारा आए रिपोर्ट के बाद फैसला जारी कर दिया है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए कह दिया कि अनुशासन पार्टी के लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कमेटी की रिपोर्ट आई और ये पांचों के पांचों दोषी पाए गए हैं। पांचों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर अब फैसला ले रही है और कई दिनों तक इनको जवाब देने का मौका दिया गया था। इनसे पूछा गया था कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस बारे में बताइए, और जो सब कुछ पूछा गया दोस्तों, तो उसके बाद जो जवाब सामने आता है और जवाब इतना संतोषजनक नहीं होता, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि इन सबके सब लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और ये सारे विधायकों को लग रहा था कि वो एक साथ बगावत करेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 5 विधायकों को एक साथ तो सस्पेंड नहीं कर सकती, लेकिन बिल्कुल उल्टा मामला है दोस्तों। कांग्रेस ने 5 के 5 सारे विधायकों को सस्पेंड करके एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले को लेकर एक अहम फैसला और एक अहम सुनवाई हुई दोस्तों, और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट के अंदर एक एडिशनल एफिडेविट दिया गया और उम्मीद जताई जाती कि इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मैदान में है दोस्तों। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग को खारिज करने की बात कही दोस्तों। हालांकि अदालत इसे सुनना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये बयान सरकारी वकील केंद्र सरकार के वकील ने दिया और बाद में अदालत ने इस मामले पर एफिडेविट को लेने से मना कर दिया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मोड में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं और अरविंद केजरीवाल इस बात पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के कोर्ट के अंदर उनके मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर दोस्तों कोर्ट ने अब एडिशनल एफिडेविट लेने से मना कर दिया है, तो ये बवाल लगातार जारी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, जिस जज के परिवार के लोगों को केंद्र सरकार के पैनल में नियुक्त किया जाता है, उस जज से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करेगा दोस्तों। यानी अगर किसी जज के बारे में, इतिहास के बारे में पता चल जाता है और उस जज के कहां पर लोग हैं और किस तरीके से सरकार से फायदा मिल रहा है, तो फिर लोग क्यों चुप्पी साध कर बैठेंगे और सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि जो भी पार्टी इसका विरोध करेगी उसे लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब प्रधानमंत्री की बात सुनकर पूरा सदन ठहाके मारने लगा। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत ज्यादा बड़ा आभारी हूँ, आपने मेरी पहचान करवा दी। यह बात बिल्कुल सही है, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अखिलेश यादव जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2023 में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तब लोग कह रहे थे कि जल्दी करो और 2024 के अंदर इसको लागू करो, लेकिन 2029 का हमने टारगेट बनाया था। अब ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी कहीं की बात कहीं लेकर जा रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर वो जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव उनकी मदद कर देते हैं, ये केवल और केवल इंडिया गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन फैलाने के लिए मोदी द्वारा दिया गया बयान है। यानी अगर आप देखें तो बीजेपी से ज्यादा एनडीए गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा देती है दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र के अभी हाल फिलहाल के लोकल बॉडी के चुनाव हो या फिर कई और मामले हो। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों
बीजेपी के नेता को जमकर एक साधु बाबा ने धो दिया दोस्तों, जमकर पीठ पर मुका ही मुका मारा। ये अपडेट सामने आई है मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पर दतिया में बीजेपी के विधायक प्रदीप अग्रवाल एक कथावाचक बाबा के पास मंच पर पहुंचते हैं दोस्तों, और मंच पर आशीर्वाद लेने के लिए जब जाते हैं तो संत को माला पहना देते हैं। इस बात को लेकर संत काफी भड़क जाता है और बीजेपी के विधायक को जमकर आशीर्वाद मिल जाता है दोस्तों। यानी जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुके, बीजेपी के नेता पर संत ने जोरदार तरीके से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए दोस्तों, और जमकर मुक्के पे मुक्का घूसे पे घूसा मारा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता ने संत व्यक्ति का अपमान कर दिया और उनके कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की गई दोस्तों। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के विधायक आते हैं और संत के आगे झुकते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे ही बीजेपी के नेता झुकते हैं वैसे ही बीजेपी के नेता के गर्दन पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाने संत शुरू कर देते हैं। इसके बाद बीजेपी के नेता को चोट लगती है तो वो हाथ आगे करते हैं, इसके बाद जो थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं दोस्तों, फिर बाल पकड़कर धक्का मारने लगते हैं। और साधु संत ने बीजेपी के लोगों की क्या मानसिकता है ये बात सबके सामने एक बार फिर से दिखा दी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि संत समाज के लोग बीजेपी नेता के भावना को पहले ही पहचान गए हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को लेकर एक बड़ा दावा किया। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लोग जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं दोस्तों, उस कड़ी में एक और विवादित बयान आया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस अरबी संस्कृति को पश्चिम बंगाल के ऊपर थोपना चाहती है और ममता बनर्जी इसी दिशा में कदम उठा रही है, यानी बंगाली भाषा को खत्म करके उर्दू और फारसी और अरबी संस्कृति को यहां पर लाया जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी आजकल जिस तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर, साफ तौर पर नजर आता है कि शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पता चल चुका है कि उनके हाथ से बंगाल का चुनाव निकल चुका है। इसीलिए बीजेपी के लोग उल्टा सीधा बयान देने की सारी लिमिट पार कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ का बयान भी आप देखेंगे तो वो सारा का सारा बयान वैसा ही नजर आता है जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हालांकि बंगाल के लोग एक बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों को वोट करते हैं जो लोग कम से कम पढ़े लिखे हो और सभ्य लोग हो, लेकिन बीजेपी के लोगों की भाषा इस तरीके की है कि आम जनता उनको शायद ही वोट करेगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा पाना बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बस की बात नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी वालों ने छापेमारी की है दोस्तों। सुबह 7 बजे से दिल्ली की ईडी की टीम में जलंधर में उनके घर और लवली स्वीट और लवली ऑटोज के साथ कई जगह पर ठिकाने पर जाकर छापेमारी करने लगी दोस्तों। ये छापेमारी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल पर हो रही कार्रवाई और राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से बन रही दूरी को दोनों का आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के कहने पर ही इस तरीके की कार्रवाई हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि राघव चड्ढा को ऐसे ही फ्री फंड में तो बीजेपी ने जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं दी है और राघव चड्ढा क्योंकि नरेंद्र मोदी पर उनके किए गए पुराने पोस्ट को हटा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर अशोक मित्तल और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई और तेज हो सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज के लोगों के आरक्षण की मांग को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बहस देखने को मिली। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है और जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं तो उनको बता दे कि सरकार जाति की जनगणना करने का फैसला ले चुकी है। जाति के साथ ही जनगणना हो रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बीजेपी के नेता अमित शाह ये दावा करते हैं दोस्तों। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का सवाल उठाया तो अमित शाह ने कहा कि ये बात एकदम गैर संवैधानिक है और हमारा संविधान किसी भी तरीके के धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। और उन्होंने सरकार का संकल्प बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को किसी भी तरीके का आरक्षण देना गैर कानूनी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब बीजेपी के नेता पर नहीं था, तो मामले को टालने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं दोस्तों। साथ साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत खत्म होने के बाद असम में ही रखने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है दोस्तों। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य इकाई की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। दरअसल पंजाब की राज्य सरकार ने कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया है और जेल में ही रखने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सुरक्षा और खुफिया इनपुट के मद्देनजर पंजाब लाना सही नहीं रहेगा और इसीलिए अमृतपाल को पंजाब नहीं लाना चाहिए। कुल
मिलाकर दोस्तों पंजाब के खडूर साहिब से पिछली बार चुनावी मैदान में उतरे थे अमृतपाल और अमृतपाल को आम जनता ने इतना सपोर्ट कर दिया कि वो सांसद बन गए। ऐसे में अमृतपाल की विचारधारा काफी खतरनाक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी वर्ग के लोगों के हिस्से की चोरी कर रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। और राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने के एक दिन पहले जारी वीडियो संदेश में नारी वंदन अधिनियम को लागू करने की मांग की और परिसीमन भी नई जनगणना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी आबादी उनकी महिला आरक्षण का पूरी तरीके से समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके नाम पर कुछ करना नहीं चाहती। कुल मिलाकर ओबीसी समुदाय के लोगों की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही। इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों राहुल गांधी, और उनका कहना भी एकदम सही है। अगर अभी के आंकड़ों के हिसाब से सब कुछ तय होगा तो लंबे समय तक एक न्यायपूर्ण व्यवस्था रखी जा सकती है। पुराने आंकड़े से कैसे अभी न्याय दिलाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ चुनाव प्रचार के कोलकाता के धापा इलाके के अंदर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प देखने को मिली। दोस्तों विवाद इतना तेज हो गया कि काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में बवाल हुआ था। धापा इलाके के अंदर ये विरोध हुआ दोस्तों। दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के एजेंट हैं और बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि ये किसके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, और 20,000 करोड़ का जो बड़ा खुलासा हुआ था दोस्तों, उसके पीछे कौन सी पार्टी बताई गई है। ऐसे में हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बता रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बातें सब लोग जानते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार गुजरात के चुनावी प्रचार की जगह बंगाल में आकर प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, जबकि गुजरात में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। और ऐसे में अमित शाह और मोदी का बार बार बंगाल आना यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर पूरी तरीके से रूपरेखा बदलने के बड़े बड़े दावे कर रही है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जनसभा को संबोधित करते हुए ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर डर लगता है। ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान आम जनता और बहन बेटियां सब असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष पर अपने ही उम्मीदवार ने अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। जो अपडेट है वो ये की कांग्रेस पार्टी के भावनगर के नगर अध्यक्ष पर अपने ही उम्मीदवार के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। कुछ घंटे के बाद कहानी में नया मोड़ आया। भावनगर निगम चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का कथित तौर पर अपहरण करने के आरोप में भावनगर कांग्रेस शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोहर सिंह गोहिल उर्फ लालभा को बोर तालाब पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया दोस्तों। कुछ घंटे बातचीत की गई, सवाल पूछे गए। उम्मीदवार ने खुद एक वीडियो जारी किया और एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए पड़ोसी अमरेली जिले में छिपे हुए हैं। भावनगर के एसपी नितेश पांडे ने पुष्टि की कि भरत रमेश कबड़ के अपहरण के आरोप में लालभा गोहिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए बोरतालाब पुलिस स्टेशन लाया गया है। इसके बाद में उन्हें जाने दिया गया। एफआईआर जो दर्ज करवाया गया है दोस्तों, वो उम्मीद है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सार्वजनिक बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा शुरू कर दी है दोस्तों। रतलाम में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके बयान को कांग्रेस पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि विजयवर्गीय ने खुद स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने इसका खुलासा अपने हलफनामे में नहीं किया। इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए इनका चुनाव रद्द करने की मांग की है दोस्तों। शनिवार को रतलाम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 38 मुकदमे दायर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे बंगाल जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अपने 6 साल के बंगाल प्रवास का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि उनका जीवित रहना किसी दैवीय कृपा से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें बजरंग बली को धन्यवाद करूंगा। और इस बयान के सामने आने के बाद बुरी तरीके से फंस रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग से उनका ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने असली उम्र बताने को लेकर धोखाधड़ी की है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता खुद से खुलासा करते हुए अपने खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय को आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट में जरूर विपक्ष कहीं ना कहीं घसीटेगा दोस्तों, और मामला काफी आगे बढ़ने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी को पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर बीजेपी के नेता का नामांकन रद्द क्यों नहीं होगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें
महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी चित भी मेरी पट भी मेरी इस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है दोस्तों। यानी बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो महिला आरक्षण को नहीं आने दे रहे, जबकि विपक्ष डिलिमिटेशन के मामले को लेकर विरोध जता रहा है। ऐसे में दोस्तों अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खुलकर मैदान में कूदे हैं और सबके सब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ में खड़े हैं। दोस्तों जीतू पटवारी कहते हैं कि कांग्रेस पहले ही महिला आरक्षण के लिए अपना समर्थन दे चुकी है। 15 साल पहले सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था। अगर परिसीमन होता तो ये देश के संविधान के हिसाब से होता। यह छोटे और बड़े राज्यों के बीच में न्याय आधारित होना चाहिए और सभी के साथ में न्याय होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी एक राज्य के साथ में किसी भी तरीके का कोई अन्याय हो, चाहे आबादी के आधार पर या फिर उनके शिक्षा के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तैयारियों और तमाम तरीके के दावे की पोल खोलते हुए ये बयान दे रहे हैं जीतू पटवारी। दोस्तों अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवारी एकदम सही बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो बहुत साल पहले महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी, उस समय बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आज भाजपा के लोग इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों अपडेट ये है कि वोटर लिस्ट को लेकर जो बताया जाता है कि फाइनल लिस्ट आ चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी 23 तारीख और 29 तारीख को कौन लोग वोट डाल पाएंगे ये तय करते हुए कहा गया था कि पहले ही 7 तारीख को जो लिस्ट आया है वो फाइनल हो गया। इसके बाद अब 23 तारीख और 29 तारीख को वही लोग वोट कर सकते हैं जिनका नाम लिस्ट में है। लेकिन अब जो अपडेट आई है दोस्तों वो ये कि अगर किसी व्यक्ति का 21 तारीख तक नाम ट्राइब्यूनल से जुड़ जाता है, यानी मतदाता सूची में जुड़ जाता है, तो वो 23 तारीख को वोट कर सकते हैं। यानी चुनाव से 2 दिन पहले अगर उनका नाम जुड़ जाएगा तो वोट कर पाएंगे। ऐसा ही 27 अप्रैल को अगर किसी का नाम तक जुड़ जाता है तो फिर वो 29 को वोट डाल सकेगा। तो कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।